अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तरक्की के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं, तो और जब हम इसको गुज़श्ता हफ्ते पे एक निगाह डालते हैं तो यकीनी तौर पे हमें मुल्क में खुशी होती है कि इस वक्त सियासत के बाद जो मुल्क में मईशत की बात की जा रही है, गो के कुछ मुश्किलात भी हैं, कुछ परेशानियां भी हैं, और प्लस कि हम चूँकि IMF के ज़ेरे असर हैं, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों की जो है वो IMF की शराइत को मानना भी पड़ता है, जिससे कि आवाम मुतमईन हो या ना हो, ताजिर मुतमईन हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त मईशत की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, तो हम इसको बहुत बुरी भी नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त जो है IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं और IMF के मुज़ाकरात में बहुत सारे ऐसे शराइत हैं जो कि यकीनी तौर पर हमें पसंद नहीं आएंगे। इन शराइत पे तो ये है कि जो हाउसिंग सेक्टर ख़ास तौर पे उसका उनका कहना है कि उसको डॉक्यूमेंटेशन करें, उस पर टैक्स आयद करें। रियल एस्टेट के शोबे पे टैक्स के निफास की बातें हो रही हैं, प्लस ये कि SMEs स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के पर एक फिक्स टैक्स की बात हो रही है। यकीनी तौर पे स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं हुई है। अब चूँकि अगले महीने यानी कि जून में बजट है 2023 और 24 की, अब इस बजट से पहले मुशावरत होती है या नहीं होती हमें नहीं मालूम, लेकिन आज जो ताजिर मेरे इस स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे हम पूछेंगे कि उनसे मुशावरत हुई या नहीं हुई, इसलिए कि इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है अनारकी भी फैली हुई है, ख़ास तौर पे तवानाई की बहरान पे कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से लोग परेशान हैं, पानी दस्तयाब नहीं है, अमन अमान के मसाइल भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से अवाम में एक बेचैनी भी है। ताजिर और सनतकार इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, अगर वो ना हो तो यकीनी करें कि हमें मुल्क के अंदर जो तरक्की नज़र आती है वो तरक्की हमें नज़र ना आए। ख़ास तौर पर हाउसिंग सेक्टर जो कि तकरीबन 70 से ज़ायद एलाइड इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है कि उसकी वजह से रोज़गार भी बढ़ता है और लोगों में एक इनकम जो उनको मिलती है तो उनकी ज़िंदगी जो है खुशहाल भी होती है। बहरहाल आज हम इस प्रोग्राम दर हकीकत में थोड़ा सा हाउसिंग सेक्टर को हम कवर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे मेहमान जो हैं वो टू द पॉइंट करके आपको तमाम चीज़ें जो है समझाने की कोशिश करें, या अपने तहफ़्फ़ुज़ात से जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको थोड़ा बहुत जो है वो बताने की कोशिश करें कि तहफ़्फ़ुज़ात कहाँ पे है। तो आज इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने जीनत बख्शा है उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पहले मेहमान आज जो मेरे सीधे हाथ पे तशरीफ़ फरमा है ये जनाब आसिफ समसम साहब हैं। आसिफ समसम साहब जो है ये चेयरमैन हैं आबाद यानी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड एसोसिएशन के। आसिफ समसम साहब एक बहुत ही एनर्जेटिक बंदे हैं, नौजवान बंदे जो कि बहुत ही कम वक्त में इन्होंने बहुत सारी भी कामयाबी हासिल की और अब ये आबाद के चेयरमैन भी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि इस वक्त जो सेक्टर पे सूरत हाल है, खासतौर पर हाउसिंग सेक्टर पर क्या सूरत हाल है। थैंक यू आसिफ समसम साहब, बहुत शुक्रिया सर। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब सदाबहार शख्सियत शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील गोपलानी साहब को मैं ताजिरों का इमाम कहता हूँ, इसलिए ताजिरों का इमाम कहता हूँ कि माशाअल्लाह ताजिर होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा पक्के मजहबी शख्सियत भी हैं, और जिस उम्र में ये हैं उस पर जितनी ये एक्टिविटी करते हैं यकीनी तौर पे जो है वो एक बहुत बड़ा मतलब ये कि हमारे लिए तो एक बहुत बड़े हैरान कुन बात होती है। शर्जील गोपलानी साहब को आज जो शरीक हो रहे हैं हमारे पास वो एज ए और पाकिस्तान टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पे हो रहे हैं, इसके अलावा ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के भी जो है ये सदर हैं। थैंक यू शर्जील गोपलानी साहब। और आज एक नए मेहमान मेरे पास आप मौजूद हैं और ये आज पहली दफ़ा मेरे इस स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं काशिफ शाह साहब। काशिफ शाह साहब जो हैं ये हैं चेयरमैन ऑल कराची रिटेलर्स एसोसिएशन के, और काशिफ शाह साहब की भी मेरी मुलाकात ऑफ दी कैमरा भी हुई और गुफ्तगू भी हुई प्रोग्राम शुरू होने से पहले, तो काफ़ी अच्छे वेल स्पोकन मुझे आदमी लगे और यकीनी तौर पर आज अपने प्रॉब्लम को मसाइल को बहुत अच्छी तरह से ये जो है वो आपके सामने बयान करेंगे। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। ये प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आसिफ समसम की तरफ चलते हैं। आसिफ भाई, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी हंसी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त है कि ऐसा महसूस होता है कि तमाम मसाइल हल हो चुके हैं और हाउसिंग सेक्टर बड़ी तरक्की कर रहा है और कोई टेंशन नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने एक तारुफ पहले किया और एक तारुफ मेरा आपने अभी कराया कि मैं मुस्कुराता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मगर जो टफ टाइम हमें दिया 2 साल इस सेक्टर को, और जब आप बात करते हैं कि बजट की बात करते हैं और आपने जिक्र किया कि क्या जो टैक्सेस के हवाले से बात की जा रही है कि इसको टैक्स करना है, तो आपसे कोई मुशावरत हुई
तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये तजर्बा कहता है कि जब भी कोई बजट आने वाला होता है तो मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रोग्राम होते हैं, उसमें मुख्तलिफ लोगों को मदऊ किया जाता है और कुछ प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन भी होते हैं। उसमें ये एक तासुर देने की कोशिश की जाती है कि कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जाता है उसमें कि जो ये बताते हैं कि अगर रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स कर दिया जाए तो मुल्क में शहद की नहरें बहने लगेंगी और दूध की नहरें बहने लगेंगी। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि आपको क्या पता है आपको इस सेक्टर के हवाले से और आप क्या जानते हैं। हम जब भी बात करते हैं तो मैं पूछा जाता है कि आपका डायरेक्ट टैक्स में क्या रेशो है जी। मैं आपको यूं बता दूं कि ये जो मुल्क की मईशत जो होती है ना, किसी भी मुल्क की, मैं कई ऐसे मुल्कों को जानता हूं जिनकी मईशत चलती है इस सेक्टर के ऊपर। आज जो 40-42 बिलियन आपको आते हैं पाकिस्तान में, जो डॉलर आपको आते हैं, उसमें एक्सपोर्ट का 50% है और 50% वो है जो पाकिस्तानी रेमिटेंस आपको भेजता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो पाकिस्तानी आपको रेमिटेंस भेजता है ना, मैं बड़ी दो टोक बात करना चाहता हूँ, उसमें 40% हमारे सेक्टर में आती है, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर में जी, चाहे वो किसी भी चैनल कोई भी हो, वो हमारे सेक्टर में आती है। आपने आज उसको ब्लॉक किया हुआ है, रीजन वो भी मैं अगर बात आगे चलेगी तो मैं बताऊंगा कि क्या वो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये ब्लॉक हैं। साथ ही मैं हमारे सेक्टर का इंट्रोडक्शन, जब मैं आबाद की बात करता हूं तो आबाद का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है, जब पूछा जाता है कितना टैक्स देना या देते हो, तो 1000 गज का प्लॉट जिसका डायमेंशन होता है 75 × 120, ठीक है, ये मास्टर प्लान कहता है पाकिस्तान, आप कराची का कंस्ट्रक्शन एरिया जो कंस्ट्रक्शन जो उसकी प्लॉट साइज होता है, उस पर अगर अकॉर्डिंग टू बायलॉज मैं एक बिल्डिंग बनाता हूं ना, आज जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कमर्शियल का जो बायलॉज है, तो 800 मिलियन अप्रोक्सीमेटली मैं लोकल इंडस्ट्री से ड्यूटी पेड गुड्स खरीदता हूं और कंज्यूम कर जाता हूं। मुझे इंडस्ट्री का दर्जा मिला, मगर कभी किसी ने ये पलट के नहीं पूछा कि ये जो कंज्यूम कर गए तुम, इस पे तुम्हें कोई रिफंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिला। मैंने कहा रिफंड तो दूर की बात है, आप हमें नेचुरल प्रोसेस में काम करने दें। वो आप आज सुन रहे हैं कि IMF के हवाले से वो कहते हैं कि मजीद टैक्स। देखें, मुझे ये फीलिंग है, या हम आबाद के लोग या जो हमारी इंडस्ट्री के लोग, हमें ये फीलिंग है या वाइब्स हैं कि जब तक आप अपने इतराफ में इस सेक्टर के लोगों को नहीं लाएंगे जो रियल स्टेक होल्डर है, मैं रियल स्टेट की बात नहीं, रियल स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूं, आप नहीं लाएंगे आपको अंदाजा ही नहीं होगा। हम हमेशा कहते हैं कि अगर हम कोई गैर कानूनी ऐसा फैसला जिससे तामीरात का काम रुकता हो, उस पे कानूनी एहतिजाज ना करें, तो वेरी नेक्स्ट डे चौरंगियों पे हजारों की तादाद में मजदूर। मुझे एक बात बता दीजिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं कि आबाद ने एक ऐलान किया था कि जो हर्डल्स हैं, जो अमन-अमान के मसले हैं, आप लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे थे, तो उसके बाद आबाद ने एक ऐलान किया था कि हम कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसको हम सिंध में और कराची में बंद करते हैं ताहुक्म सानी। तो क्या उसको आपने रिवाइव कर लिया या उस पर दोबारा शुरू कर दिया? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन तमाम चीज़ों पे आज की बात कर रहा हूँ। मैं पहले की बात या आने वाले कल की बात नहीं कर सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई कब्जा हो रहा है, इक्का दुक्का वाकयात हो जाते हैं, उसको हम सेटल करने की कोशिश या सिस्टम को आपने कबूल कर लिया? नहीं, सिस्टम अब नहीं है। मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, जब था तो हमने कहा, जब आज नहीं है, आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज कोई सिस्टम नहीं है, नॉर्मल वे में काम चल रहे हैं सारे। लेकिन चूंकि काम की जो सूरत हाल है, 22% 23% के इंटरेस्ट रेट पे काम चलाना नामुमकिन है। मेरा सेक्टर 22-23% भी नहीं, 26%। मैं तो एक चले एक मोहतात बात, बोर भी तो लगाओ ना, मैं तो मोहतात बात कर रहा हूँ, 25 से 26। ठीक है, मैं एक मोहतात अंदाज आपको बता रहा हूँ कि इतने सारे इंटरेस्ट रेट में 18 सेक्टर हैं इस मुल्क में, मेरा तो एक सेक्टर है। 18 के 18 सेक्टर ये बताएंगे आपको रिटेलर्स भी कि उनके क्या हालात हैं और क्या उनकी मुश्किलात हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल बात ये बता दूं कि अगर आप इस सेक्टर की हमें ऑन बोर्ड ना लेने का मतलब है कि आप इस सेक्टर की ऑन बोर्ड नहीं लिया, नहीं लिया गया। ओके जी। शजील साहब, चूंकि आपको और पाकिस्तान टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन, और आपने लास्ट टाइम कहा था कि जो टिम्बर आप इंपोर्ट करते हैं उसकी पोर्ट पे मौजूदगी की क्लियर ना होने की वजह से हाउसिंग सेक्टर पे भी मतलब ये कि ज़्यादातर बिकता माल तो वही है आपका, तो क्या सूरत है इस वक्त? देखिए, इस वक्त हाउसिंग सेक्टर पिछले 2 साल से बिल्कुल कोलैप्स हुआ है। कोलैप्स हुआ, ठीक है। हमारे टिम्बर का भी ओनली इन कराची, नॉट पंजाब।
नहीं पंजाब भी पंजाब में चल रहा था। नहीं, पंजाब भी इस वक्त डिस्टर्ब है। अभी इस वक्त आपके जो गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी फारिग हैं। इस वक्त तो कोई भी सेक्टर इस वक्त किसी तरीके से काम नहीं चल रहा। लेकिन कराची तो खैर बहुत ज़्यादा बैठ गया। पंजाब तो चलो थोड़ा बहुत चल ही रहा होगा, लेकिन पंजाब में वो हर्डल्स नहीं है जो कराची में काम करने के लिए है, इसमें कोई दो राय है नहीं। हमारा जो मसला है इस वक्त है डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। क्योंकि देखिए होता यही है कि जो कानून बनाया जाता है वो बस जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो समझती है कि वो सब कुछ खुद है। माई बाप है वो। ठीक है, एक कानून इन्होंने बनाया है कि आईपी लेनी है, आईपी 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायर हो जाएगी तो आप 24 आवर्स पहले तक तो उसको आप दोबारा रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन एक्सपायर होगी तो रिन्यू नहीं होगी। अच्छा, फिर अगर आईपी एक्सपायर हो जाती है तो आपको एक दफ़ा दोबारा एक्सटेंशन मिलेगा 6 मंथ का। आईपी के मतलब क्या? इम्पोर्ट परमिट। इम्पोर्ट परमिट, ठीक है। ठीक है, 6 मंथ का, 6 मंथ के बाद दोबारा जब एक्सपायर हो जाती है फिर आपको वो दोबारा रिन्यू नहीं होगी। मतलब नए सिरे से दोबारा बनेगी? नहीं, तो इसी वजह से तो अब नए सिरे से तो आप जब बनाएंगे जब आपका माल वहाँ से निकला नहीं हो डेस्टिनेशन से। अब मसला ये है, इसमें सिर्फ टिम्बर नहीं है, ये प्रॉब्लम एप्टमा के साथ भी हुआ है और पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साथ, उनकी कॉटन के भी कंटेनर इस वक्त पोर्ट में फंसे हुए हैं। ये प्रॉब्लम जो है आपकी दालों के साथ भी पोर्ट में हुआ है। अच्छा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपका है फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट जो है वो आपके शहरों में नहीं है जी, ठीक है। फॉरेस्ट जंगलात जो है वो शहरों से दूर होते हैं। अब माल लकड़ी वहाँ से कट के फैक्ट्रियों पे जाए, वहाँ से फिर प्रोसेस होकर वापस आ गया है तो हमें टाइम लग जाता है। बाद औक़ात हमारा 1-1 साल तक भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा नहीं होता। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अब वो कानून में अमेंडमेंट हो रही है। अभी हमने जो एहतजाज किया उस पर हमारी जो नेगोशिएशन हुई इसमें ये बात हुई थी कि 1 टाइम परमिट जो कंटेनर फंसे हुए हैं, जो आईपी एक्सपायर हो गई है, 1 टाइम हम इसको परमिट करवा के और आपको निकाल देते हैं। आज वो भी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने, राना तनवीर साहब ने रिजेक्ट कर दी है वो प्ली। उनका कहना ये है कि इसी मामला पे वीट के भी जो है वो 1 टाइम परमिशन दी गई थी और उसके बाद ये प्रॉब्लम्स में। अब हम आइन में अमेंडमेंट कर रहे हैं, कानून में अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हम ये कंटेनर छोड़ेंगे। अब ये कंटेनर पिछले 2-2, 3-3 माह से फंसे हुए हैं। ठीक है, इतने का माल नहीं है जितना डैमेज डिटेंशन इसके ऊपर चढ़ चुका है। और आपके पास शिपिंग एक्ट का किसी के पास में ताकत नहीं है कि इस मुल्क में शिपिंग एक्ट का कोई कानून बना सके। मैं तो ये कहूँगा बरमला आपके चैनल की तवज्जो से किसी में ताकत नहीं है कि आप शिपिंग एक्ट आप देखें। इंडिया में अगर कंटेनर डैमेज डिटेंशन लगता है तो 5,500 से 5,000 वजह ये ना कि आपके पास अपनी कोई शिपिंग लाइन नहीं है ना, सारे तो फॉरेनर्स हैं। देखें, आपकी शिपिंग लाइन थी, बीएनएससी को आपने तबाह किया। चले जो थी, चलो भैया अभी तो नहीं है ना, अभी नहीं है तो लेकिन तो आप शिपिंग के क्या कानून बनाएंगे? कानून को थोड़ी फॉरेन कंपनीज जितनी भी हैं, नहीं आपका पोर्ट तो आपके अपने हैं, वो भी आपने फ्रेंचाइज कर दिया। ठीक है, लेकिन आप कम से कम अपना है कहाँ? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हमने पोर्ट भी जो है वो सारे के सारे गिरवी रख दिए, फ्रेंचाइज कर दिया, गिरवी रख दिए। मैं तो ये कहूँगा फ्रेंचाइज करके गिरवी रख दिए। तो बस इसकी वजह से सारे मामले छुपा के बोलना करें ना। नहीं, हमें तो छुपा के बोलने की आदत है नहीं, आपको पता है। हमने तो इसीलिए बात बताया। उससे बताएं कि ये सामने बैठे हुए हैं चेयरमैन आबाद, चूंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कितना फर्क पड़ा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो वैसे ही कोलैप्स हुई है। देखिए सीमेंट का रेट कहाँ गया, तो आपकी जो माल कहाँ बिकता है फिर? इस वक्त माल इस वक्त हमारा बिक ही नहीं रहा है, तो मंदा है। तो इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं, इंपोर्ट तो ना होने के बराबर है। अदरवाइज अभी जितना ये जो प्रॉब्लम है तो सैकड़ों कंटेनर पोर्ट में फंसे होते हैं। इस वक्त हमारी 19 आईपीज का इशू है। हमने 50% से ज़्यादा इंपोर्ट हमारा कम हो चुका है और अगले 2 माह में हम 25% पे रहे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, शायद अगस्त सितंबर में हमारा इंपोर्ट बंद भी हो जाएगा, इसलिए कि अब काम अच्छा ना, डॉलर तो वैसे नहीं है मुल्क में। नहीं, बिल्कुल डॉलर नहीं है। अब जंगलात आपके जो है उसकी भी आपको जरूरत नहीं है, जंगलात भी काटते हैं। सीधी सी बात यह है कि आपका जो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो आपके वजीर आजम पाकिस्तान साहब रियाज में जब वर्ल्ड बिजनेस इकोनॉमिक फोरम में थे, जहाँ पे वजीर साहब ने तकरीर की कि हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करते बट हमें रेड चैनल पर रखा गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका जो फॉरेस्ट जो ज़मीनी रकबे का वो 1.75% है। अगर आपकी गवर्नमेंट पाकिस्तान का भी मान लें तो वो 4% है। आपको 25% कम से कम आपका फॉरेस्ट होना चाहिए, जमीनी रकबे का। आपके पास फॉरेस्ट है? नहीं, ये बात देखें, ये तस्करा से ज्यादा न करें कि जाएगी बात तो बहुत दूर तक जाएगी कि ब्राउन एरिया ग्रीन एरिया, ठीक है। फॉरेस्ट एक्सप्रेस नहीं कि बहुत सारे ग्रीन एरिया में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो गए, खासतौर पर पंजाब में ज़्यादा हुए। तो बहुत सारी वजूहत ये भी हैं कि हमारे यहाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट जो निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसकी वजह से भी जो हमारा ग्रीन प्रोजेक्ट एरिया जो ख़त्म हो रहा है। देखिए, ये पूरी दुनिया का होता है, हमेशा नए जगहें आबाद होती हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया भी रहा हूँ, मैंने वहाँ पे भी देखा है कि जो आपके ज़रूरी इलाके हैं वहाँ पे जाके आपकी हाउसिंग स्कीम बनती है, जहाँ ज़रूरत होती है हाउसिंग स्कीम वहीं बनती है। लेकिन उसके लिए आपकी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज भी होती है ना कि आपने हॉरिजॉन्टल जाना है या वर्टिकल जाना है। ये पॉलिसीज तो आपके पास, आपका बिल्डिंग रिकॉर्ड तो है नहीं आज तक पाकिस्तान में। बिल्डिंग कोड का है। अच्छा, बिल्डिंग के रिकॉर्ड के मुतालिक बताएंगे हमें काशिफ शाह साहब
काशिफ साहब बड़े खामोश बैठे हुए और दोनों की गुफ्तगू भी बड़े खामोशी से सुन रहे हैं। काशिफ साहब जो है वो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इनका तारुफ कराया था कि चेयरमैन है ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन। काशिफ साहब, स्टेट का रियल एस्टेट का कारोबार और ये बिल्डर का कारोबार, यानी कि वो एक मतलब ये समझे कि आपस में मिला हुआ है दोनों, ठीक है। रियल एस्टेट सेक्टर पे IMF कहती है कि टैक्स लगाओ, फिर रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ ऐसे काम भी हो रहे हैं जिसकी वजह से मतलब ये कि लोग परेशान भी हैं कि एक एक प्लॉट के 2-2 फाइल 5-5 फाइल निकल जाते हैं। तो रियल एस्टेट का एक्चुअली काम क्या है और इस वक्त क्या किरदार अदा कर रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं रियल एस्टेट सेक्टर को इस तरह से डिफाइन करूंगा, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका ताल्लुक हर एक शख्स से है, यानी मुल्क में रहने वाला कोई भी शख्स हो वो उससे किसी ना किसी तरह मान ली आपकी बात, बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि वो इसमें अपने आप को एक्सपर्ट भी मानता है, और जब पॉलिसीज बनने की बारी आती है तो उसकी एक्सपर्टीज उसको लगता है कि वो बहुत बेहतर है इसके हवाले से पॉलिसीज बनाने के लिए। हालांकि रियल एस्टेट की जब टैक्सेस की बारी आ रही है तो रियल एस्टेट का नाम लेके वो टैक्सेस डाल रहे होते हैं वही बाइंग एंड सेलिंग पे, वो बायर्स और सेलर्स पे टैक्सेस डाल रहे होते हैं। क्या बायर्स और सेलर्स पहले से टैक्स नेट में नहीं है? हमें ये चीजें देखने की जरूरत है। हम एक ही टैक्स पेयर को कितना सप्रेस कर रहे हैं बार बार, उसकी वजह से होता क्या है? अगर एक अज्यूम कर लेते हैं एक प्रॉपर्टी पे आपका टैक्स 5 लाख रुपए आप कलेक्ट कर रहे हो और अगले टेन्योर में उसको 10 लाख रुपए आप कलेक्ट करने जाओगे तो ऑफकोर्स आपकी ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगी, जिस पे टैक्स कलेक्शन भी कम होगी। अब ये ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई एक रियल एस्टेट सर्विसेज से ताल्लुक रखने वाला शख्स कमाता है तो उसकी भी ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगी। हम आज तक इस बात को समझने से कासिर हैं, जब आप रियल एस्टेट एजेंट को अगर स्पेसिफाई नहीं करते तो उनसे टैक्स कलेक्शन की बात कैसे कर रहे हो? नंबर 1, अगर आप स्पेसिफाई करने जाते हो तो क्या आपके पास कोई सेंसेस हैं कि इस मुल्क में कितनी तादाद मौजूद है रियल एस्टेट एजेंट्स की? कोई है आपके पास तादाद है आपके पास? देखिए, हमारा कहना तो यह है कि गली गली कूचे कूचे से लेकर बड़े बड़े शहरों तक हर जगह पे रियल एस्टेट एजेंट मौजूद है और बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार समझते हैं लोग इसे। सर बिल्कुल समझते हैं, बहुत सारे परसेप्शंस हैं जो इसके बारे में बिल्ड किए हुए, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अगर सुई भी बनेगी या मूव होगी तो उसमें कहीं ना कहीं रियल एस्टेट एजेंट शामिल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मुल्क में तरक्की का कहीं ना कहीं दारोमदार इस रियल एस्टेट एजेंट की सर्विसेज पे जरूर है। बिल्कुल। देखिए, कोई भी मुल्क तरक्की कर रहा हो वहां पे तामीराती काम आपको होते दिखाई देंगे। बिल्कुल है। उस तामीरात का असर यह होता है कि मुल्क में जितनी अशिया हैं वो कहीं ना कहीं इंगेज होकर सर्कुलेशन में आती है और इकोनॉमी आपकी सर्कुलेट करती चली जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमें ये तमाम चीजें समझने की जरूरत है और इसके लिए पॉलिसी उस वक्त तक हम बेहतर नहीं बना सकेंगे जब तक हम रियल एस्टेट एजेंट्स को अपने साथ रियल सेक्टर की कोई कानूनसाजी हुई अभी तक? देखिए, हम पिछले 6 सालों से मुसलसल इस बात को कह रहे हैं कि एक सेंसस होना चाहिए और रियल एस्टेट एजेंट्स को लाइसेंस का इजरा होना चाहिए, जैसे बहुत सारे ममालिक में है। उसके फवायद क्या होते हैं? देखिए, पाकिस्तान में जैसे भी आसिफ भाई जिक्र कर रहे थे कि 20 बिलियन के करीब, $20 बिलियन के करीब जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है या तरसीलात आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे आ रही है क्योंकि यहाँ से पैसिव इनकम जनरेट होती है। पाकिस्तान से बाहर रहने वाला पाकिस्तानी जो वहाँ पे मौजूद है वो मेहनत कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आके वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर में करता है। अच्छा, न सिर्फ वो यहाँ पे रियल एस्टेट में करता है, उसके लिए अगर दरवाजे आप यहाँ के बंद करेंगे तो वो बाहर कहीं रियल एस्टेट में ही करेगा। इसीलिए दुबई तरक्की कर रहा है। इसीलिए दुबई तरक्की कर रहा है, इसीलिए टर्की ने हमारे पास आके यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया और यहाँ से चले गए। हमें ये चीजें दिखाई नहीं देती, तो हम बार बार इस पे कहते हैं कि रेगुलेशंस बिल्कुल होनी चाहिए, इनको लाइसेंस का इजरा किया जाना चाहिए ताकि बाहर से जितने लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक एतमाद के साथ इन्वेस्टमेंट कर सके कि हम जिनके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके कोई बायलॉज हैं, उनकी कोई पूछगछ है। सेकेंडली, देखिए, जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उसके लिए कतई किसी किस्म की कोई मराहत मौजूद नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं। आप उनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें। ये वो सेक्टर है जो मुल्क में ज़र मुबादला लाने का बायस बन रहा है। हम बाहर जाके क्यों नहीं अपनी प्रॉपर्टीज को प्रेजेंट करें, क्यों ना अपने एग्जीबिशन वगैरह करें, एग्जीबिशंस करें, हम वहाँ पे जाके ट्रेड एग्जीबिशन में हम पार्टिसिपेट करें। इसका दूसरा हमें फायदा क्या होगा? लोगों की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब बढ़ेगी तो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे टूरिज्म इंक्रीज होगा, टूरिज्म में इजाफा होगा, टूरिज्म के थ्रू भी आप। तो आपने कभी TDF से इस मामले में रब्ता किया? सर देखिए, इसमें हम जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें चाहे कोई स्टैंडिंग कमिटीज बनाई जाती हैं उसमें अपनी सिफारिशात पेश करते रहें, और खासतौर पर पिछले 3 सालों में जब DNFBP के मामला चले, जब FATF बहुत सारी रेगुलेशंस पाकिस्तान में डालना चाह रहा था, उस वक्त हम बरमला इस चीज़ पर बातचीत करते रहे। अनफॉर्चुनेट होता क्या है बिलाल भाई, हमारे यहाँ कोई इकोनॉमिक पॉलिसी हो या किसी किस्म की ऐसी पॉलिसी जिससे पाकिस्तान ग्रो करे,
उसमें कंसिस्टेंसी है ही नहीं, ना गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली अपनी जगह पे बैठी रहती है। पॉलिसी मेकर्स भी जो है वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं सर, जो वो मतलब कि आयमाइशाएं जो भी होता करते हैं। बात ये बिलाल भाई, मैं आपसे किसी चीज का आगाज करूं तो हो सकता है आप में एक्सपर्टीज ट्रांसफर करने का बायस स्टेक होल्डर ही बन जाए, लेकिन जब उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो तो आपके जाने का वक्त आ जाए। तो हम तो इतने अनफॉर्चुनेट एक सिस्टम में रहते हैं कि वहां आपको कन्विंस करते हैं, जब तक कन्विंस होते हैं आप तो नए लोग आ जाते हैं, खत्म हो जाता है, नए लोग आते हैं, वो कहते हैं या तो स्क्रैच से शुरू करना है या फिर पिछले जो थे उनकी चीजें तो बिल्कुल बेकार थी, तो उस पर हमने काम ही नहीं करना। तो हमें तो बड़े मुश्किल दौर में गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। यहाँ मुझे एक छोटा सा वक्फे लेने की बात की जा रही है, वक्फे में लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो आसिफ समसम साहब बहुत बातें सोच के बैठे हुए हैं, तो हम पूछते हैं कि वो और क्या ऐसी इंकशाफात करना चाहते हैं कि जिससे कि यकीनी तौर पे जो है आप भी महसूस हो। मिलते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर खिदमत हम दोबारा हाजिर हैं। बात यह नाज़रीन के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, उसकी जो जवाब ढूंढते हुए या उसकी मुश्किलात के हल ढूंढते भी जो बहुत सारे लोगों को जो है वो तमाम की तमाम उम्र बीत जाती है, लेकिन वो अपनी बात को कन्विंस नहीं कर पाते। हमारे ताजर भी अपने पॉलिसी मेकर्स से जो बातें करते हैं उनको बताते हैं तो वो सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद काशी शाह की बात से जो अभी कह रहे थे वो उनसे बहुत ही मुत्तफिक हूँ कि जब अभी को कन्विंस कर देते हैं तो जब कन्विंस हो जाता है तो उसके बाद फिर उसके जाने का टाइम आ जाता है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही है काशी जी। आसिफ भाई क्या सोच रहे हैं कि कराची की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आप कह रहे सिस्टम नहीं है जी, अगर सिस्टम नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि कराची में जो कंस्ट्रक्शन की जो एक जमूद तारी था उस जमूद में खात्मा होगा, तो उस जमूद के खात्मे से यकीन तौर पर रियल एस्टेट हो गए या शजील कोपलानी साहब हो गए, इनका भी कारोबार चमकेगा फिर। तो देखिए ये तो आप, मैंने कहा ना कि आपने देर कर दी, यानी जब काम का वक्त था, जब आपने काम नहीं करने दिया, आपने अप्रूवल्स नहीं दी। आज जो मुश्किलात हैं, जो आज इंटरेस्ट रेट बढ़ गया जिसकी वजह से काम होल्ड हो गया, आज लोगों की इन्वेस्टमेंट एक बार जब चली जाती है ना तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि रोड शो हुकूमतें करती हैं कि आप इस सेक्टर में आए, हमारे मुल्क में आए, पासपोर्ट देंगे, रेजिडेंट परमिट देंगे, टैक्स हॉलीडे मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ मुसलसल इस सेक्टर को नज़रअंदाज किया जाता है। मुसलसल जैसे अभी कहा इन्होंने कि भाई एक माइंडसेट है, उसको आप जब तक दूर नहीं करेंगे, राइट जगह पे राइट पर्सन नहीं होगा। परसेप्शन देना, हर आदमी बोले कि मैं माहिर तामीरात हूँ, मैं माहिर इस सेक्टर के हवाले से बात करता हूँ, ये बड़ा जुल्म है इस मुल्क के अंदर। हमारे लोगों ने जाके दुबई में ये जो रीरा की बात कर रहे हैं, उनके जो बायलॉज हैं उनमें बड़ा फीडबैक है इनका। आप मौका तो दें इन पाकिस्तानियों को। अभी आपने बात की, दुबई लीक्स की बात की, तो ये तो आपके लिए सवालिया निशान है ना कि ये हमारे पैसे हैं जो वहां चले गए। अगर आप यहाँ मौका देते तो ये पैसे यहाँ होते, आज इतने सारे डॉलर यहाँ काम। देखिए इन्वेस्टर को तो अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, आप अपने मुल्क में अपॉर्चुनिटी दें। अगर आप नहीं देंगे, आप मुसलसल ये मैसेज दे रहे हैं कि इसको टैक्स, देखिए IMF कहता है गरीबों को रिलीफ देना है, अमीरों को टैक्स करना है। मैं, आप मुत्तफिक है मेरी इस बात से जो IMF का मैंने सुना है स्टेटमेंट। तो आप सोचें कि हम आबाद के लोग वर्टिकल तामीरात करते हैं, हम 800 फुट 1200 फुट का एक मकान बनाते हैं जो 4-5 साल की इंस्टॉलमेंट पे एक आम कराची का या सिंध का सूबे का या पाकिस्तान का शहरी हमसे इंस्टॉलमेंट पे लेता है। आप सोचें कि उसका वो ड्रीम होता है। हम ख्वाब बेचते नहीं, हम ख्वाब बनाते हैं। आप सोचें कि अगर आप हमें टैक्स मजीद करने जा रहे हैं, अव्वल तो हम सारे टैक्स पेड हैं, अगर आप मजीद टैक्स करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये पास ऑन हो जाएगा। तो ये आप गरीबों को, हम में से कितने मेंबर हैं हमारे जो 4000 गज का स्विमिंग पूल का बंगला बना के बेचते हैं। आप वर्टिकल तामीरात 800-1200, ये काम था हुकूमत का कि बेघर अफराद को छत फराम करना। पूरी दुनिया में एक पोर्टफोलियो है बैंकों का कि इतना पैसा आपको देना है हाउसिंग की लोन की मद में। और मेरे ख्याल में कि PTI के दौर में, कि हुकूमत में ये शुरू हुआ भी, देखें PTI के दौर में शुरू हुआ लेकिन बेहंगम था, इसलिए कि 50 लाख घर, भाई आप बात अगर कोई करें तो कोई लॉजिक तो हो ना कि आप 50 लाख घर से बात शुरू करते हैं तो वहीं लतीफ़ा बन जाता है हमारा। हम क्या चाहते हैं, देखिए रियलिस्टिक बात करें। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो लोग हैं, जो 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की शॉर्टेज है, उनको घर मिल जाएं, आप सपोर्ट ना करें, आप नेचुरल वे पे हमें चलने दें। आप हमारे कराची के जो आउटस्कर्ट्स हैं ना, और जो भी पाकिस्तान के बड़े शहरों के आउटस्कर्ट्स हैं, हम शहर की प्रॉपर्टी की बात इसलिए नहीं करते कि प्लॉट महंगे हैं। आप हमें 1 मिनट, आप हमें
10 साल का उन इलाकों में जहां गरीबों को हम आबाद कर सकें, आप टैक्स एग्जम्पशन दें, आप छोड़ दें, इनको घर बनाने दें, इससे कच्ची आबादियां भी खत्म हो जाएंगी, लाजमी वो भी डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन बात वही है कि छोटा सा जवाब दीजिएगा इसका। अक्सर लोगों के बिल्डर्स के हवाले से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं कि उनका कहना ये कि 5 साल का कहते हैं, 10 साल में जाके वो पोजीशन देते हैं, फिर क्वालिटी ऑफ जो कंस्ट्रक्शन होती है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती। तो इस हवाले से आबाद क्या कहता है? देखिए, ये नेचुरल बात है कि अच्छे बुरे लोग पूरी दुनिया में हर सेक्टर में, हर शोबे मौजूद हैं। ठीक है, हमारा काम है कि इसको मिनिमाइज करना। अगर कंप्लेन, जैसे हमने कहा कि कोई कंप्लेन, आपने ये देखें 2-3 चीज़ें बड़ी मुश्किल है हमारे शहर में। ये 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, इसमें फैक्टर ज़्यादा है। अगर मैं 2011 से बात करूं, 2013 तक काम ही नहीं कर सका कोई शहर में, तो वो डिले हालात ही ऐसे हैं कि आपका नोगो एरिया है पूरा कराची। ये चीज़ एक मिनट। इसके अलावा अगर कोई समझता है, कोई भी अलॉटी की मैं बात कर रहा हूँ, एज ए चेयरमैन आबाद बात कर रहा हूँ, अगर कोई समझता है कि इस हवाले से उसकी कोई जायज़ कंप्लेन है, अगर वो ऑन टाइम पेमेंट करता है, उसकी जायज़ कंप्लेन है, वो आबाद में हम एप्लीकेशन दे। 80% कंप्लेन का हम अजाला कर देते हैं। 20% में वो होती हैं कि अगर वो कोर्ट चले जाते हैं, हमारे हाथ बन जाते हैं, हम इससे ज़्यादा आगे जा नहीं सकते। सही। शरीफ साहब, मैं आपसे फिक्स टैक्स के खिलाफ क्यों हैं आप लोग? हम कभी भी फिक्स टैक्स के खिलाफ नहीं। आपके ताजिर सारे फिक्स टैक्स के खिलाफ नहीं, कभी भी नहीं है। देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, ना हम टैक्स कल्चर के खिलाफ है, हाँ, ना हम टैक्स कल्चर के खिलाफ, ना फिक्स टैक्स के खिलाफ। फिक्स टैक्स की जो बात हुई थी मुशर्रफ साहब के टाइम पे, वो भी तजवीज़ हमारी थी। और जिस वक्त ये मुशर्रफ साहब के टाइम पे एडवांस इनकम टैक्स और एडवांस सेल टैक्स जब राइज हो गया और सेक्शन 149B जो बना कि भाई एडवांस जो है हम इनकम टैक्स पे करने के बाद हम ऑडिट में नहीं जाएंगे, और इसके बाद आपका रेवेन्यू जो है वो 100% प्लस चला गया था। 800 अरब से आप 1800 अरब पे गए थे, और आप उस वक्त से देख रहे हैं आज 1800 अरब से आप 9000 अरब पे खड़े हुए हैं। तो हमारी पॉलिसी फिक्स टैक्स के हम खिलाफ नहीं है। हम जो आपका प्रॉब्लम है, आपका ब्यूरोक्रेसी का जो FBI का निज़ाम है, हमारा उससे मसला है। अब इसके लिए इन्होंने जो काम किया पिछले एक हफ्ते में, हमें RTO 1 और RTO 2 में हमें ऑफिस दे दिए गए। हमारे अंडर चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर हमारे साथ बैठे हैं। आप देखें, इस वक्त 14,000 लोग, कल तक की जो रिपोर्ट है हमारे पास, 14,000 न्यू टैक्स पेयर्स आपके पास सिस्टम में आ चुके हैं कल तक। अच्छा, जिसमें से 8,000 कराची के। तो आप मुझे एक बात ये बताएं कि फिर आप वहीं खड़े हो गए जो बात हमारा प्रॉब्लम है कि सिर्फ कराची क्यों, 8,000 कराची और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान 6,000 पे खड़ा है कल तक। देखिए, मैं एक बात वही करता हूँ, 70% रेवेन्यू तो कराची। देखिए, फिर आप हमें क्यों, हम निज़ाम आपका खड़ा, हमें जब ये एश्योरेंस दी गई है कि हमारा ऑफिस RTO 1 में भी हमारे हैंड ओवर कर दिया गया, ऑफिस, फोन, हर चीज स्टाफ हमें दे दिया गया। RTO 2 में भी हमारे हैंड ओवर कर दिया गया। RTO 1 में 606 फ्लोर पर 618 नंबर है हमारा ऑफिस का नंबर। RTO 2 में कल चेक करूंगा कौन सा नंबर है। तो अभी हमारा लोग वहाँ जाके बैठ गए। सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक हमारे अपने ताजिर नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। 20 हमने कोऑर्डिनेटर्स हमने कराची से लिए हैं, और उनके साथ 10-10 लोग, तकरीबन 200 लोग। रियल एस्टेट को भी फिक्स टैक्स में होना चाहिए। देखें, अब ये रियल एस्टेट सेक्टर को मेरे ये जो बात अभी काशिफ भाई ने बोली, आपसे रिक्वेस्ट करूं, जल्दी करिएगा। काशिफ शाह साहब बहुत देर से बैठे कि आप क्यों खिलाफ हैं फिक्स टैक्स के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने चैनल से कहें मैं FTR में डाल दूं। FTR में डाल दें जी, हमें फिक्स टैक्स में डाल दें। तो बात ये हो कि आप नहीं डाल सकते ना, आप तो बड़ी मुर्गी हैं। तो छोटी मुर्गियों की बात हो रही है, उसको डालना नहीं है, जो नहीं आता उसको डालना। बात ये है कि जो टैक्स नहीं दे रहे उनके लिए कह रहे हैं ना, बच्चे थे फाइलर और नॉन फाइलर दुनिया में पहली मर्तबा पाकिस्तान में ही है, फाइलर और नॉन फाइलर। तो वो नॉन फाइलर को फाइलर बनाने के लिए उन्होंने फिक्स टैक्स में डाला हुआ है। दुनिया में कहीं ये होता है कि आपके अकाउंट से पैसे उठा लिए जाए टैक्स पेयर के, पाकिस्तान में होता है। और उसके बाद मैं आपके चेयरमैन पे बरमला कहता हूँ कि चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर कराची में। शहीद साहब, मैं कैमरे पे बैठा हूँ, क्यों मैं दुकान खुलवा रहा हूँ? अमेरिका जो है ना, आपके पाकिस्तान के अकाउंट से पैसे निकलवा सकता है। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप यार? जिसकी ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आपने सुना है ना? काशिफ साहब, आप लोग फिक्स टैक्स में आएंगे? सर, हम खुशी से आना चाहेंगे। कौन ब्लैकमेल होना चाहता है इस सिस्टम के थ्रू? तो इसमें फिक्स टैक्स में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन रैशनल टैक्सेस होने चाहिए। आप जब अच्छा, आपकी तरफ बात आई है फिक्स टैक्स की? जी आई है? नहीं, हमारी तरफ अभी कोई ऐसी अभी तक आपको नहीं छड़ा गया? देखिए, अभी ये जो रियल एस्टेट पे टैक्सेस की बात होती है ना, मैं फिर इतराज कर रहा हूँ। हम में से ज्यादातर लोग इस वक्त फाइलर हैं, नंबर 1। अच्छा, जब आप रियल एस्टेट पे टैक्सेस की बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली आप टैक्स लागू कर रहे होते हैं उन टैक्स पेयर्स पे जो कि खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। वो रियल एस्टेट पे टैक्सेस नहीं है, वो आप फिर वही उन्हीं लोगों को टैक्स करने जा रहे हैं जिन पे ऑलरेडी पिछले कई सालों से आपने टैक्स का बर्डन बढ़ाया हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, उसकी वजह से होगा क्या?
आपके मुल्क में ट्रांजैक्शन कम हो जाएंगी। रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन दुनिया में कम नहीं होने वाली, लोगों का पैसा निकल के बाहर जाना शुरू हो जाएगा, ये यकीन रखिए, क्योंकि लोगों ने अपनी पैसिव इनकम के लिए रियल एस्टेट को चुना है, वो एक्टिव इनकम नहीं ले रहे होते। तो अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा जरिया जो है वो जमीन ही होती है, रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट होती है सबसे अच्छी। इसलिए अब वो दौर कम हो गया कि सोना खरीद के रख दें आप, या लोगों ने इन्वेस्टमेंट डॉलर में भी करना शुरू कर दिया था। जितना वोलेटाइल होगा उतना खतरनाक होगा। हाँ। तो नेचुरली सबसे ज्यादा सुकून और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो है उनको रियल एस्टेट में मिलती है। लेकिन काशिफ भाई, महफूज होती है सबसे ज्यादा, नहीं होती ना महफूज। हमारे मुल्क में अंदर कब्जा हो जाता है जमीन पे। देखिए ये एक अलग टॉपिक है, उस पर आप प्रोग्राम रखें, हम उस पर बात करेंगे, हम चाहते हैं उस पर बात करना। नहीं, आप कभी भी कर लीजिएगा। कहने का मकसद ये है कि वो डरते हैं लोग, ओवरसीज तो के अक्सर जमीनों पर तो कब्जा हो जाते हैं। नहीं, ये अक्सर का लफ्ज, अक्सर का लफ्ज नहीं, ये इक्का दुक्का की बात को फिर अक्सर में। भाई आपको बड़ा इसको डिफरेंशिएट करूं, वो जमीनें जो कि प्राइवेट डेवलपर्स या प्राइवेट बिल्डर्स के पास ना हो, उन पर कब्जे होते हैं। यानी मैं उसको दूसरे लफ्जों में कहूं, मैं उसको दूसरे लफ्जों में कहूं, बहुत सारे सोसाइटीज में, बहुत सारी जगहों पे जो ओवरसीज थे, बहुत सारे लोग शिकायतें भी की, जो उन्होंने 5 साल के लिए 6 साल की जमीनें छोड़ दी थी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए, उन पर कब्जे हो गए। तो प्राइवेट बिल्डर डेवलपर नहीं है ना, आप देखिए जाके कब्जे जहां पे हुए या तो रेवेन्यू की जमीनों पे होगा, या गवर्नमेंट अनाउंस जमीनों पे वाले वही हैं जो अथॉरिटीज हैं। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, इस चीज को ना छेड़े आसिफ भाई के बगौल, इसको बिल्कुल सेपरेट प्रोग्राम में ले। नहीं, सेपरेट प्रोग्राम में बात यह है कि कौन लोग करते हैं कब्जे। सर जो लोग कर रहे हैं उनका सबको पता नहीं, शहर में कौन कर रहा है? वो पावरफुल लोग कर रहे हैं। शहर में कौन कर रहा है? वो पावरफुल लोग हैं जिनका नाम लेते हैं, हम लोग खुद भी जिनका नाम लेते हैं हम और आप दोनों घबराते हैं। चले जी, मेरा ख्याल है कि शायद हम इसका तस्वीर ना करें तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल आप ये कह रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट की, और आसिफ भाई की बात को मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी से हमारे इल्म में ये बात रही है कि अक्सर जो ओवरसीज थे या लोग थे जिन्होंने ओपन प्लॉट छोड़ दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, उनकी जब वो गए तो पता लगा कब्जा हो गया, कब्जा हो गया। मैं आपको थोड़ा सा इसका कुछ चीज़ों को ठीक कर दूं। देखिए, बुनियाद कहाँ से शुरू होती है? रेवेन्यू से। जब आप रेवेन्यू का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, यूनुस धागा साहब आए थे ना, उन्होंने करने के लिए कंप्यूटराइज कर, आप पूछे ना क्यों नहीं पूछते सवाल किसी से कि क्या हुआ उस कंप्यूटराइज का? उनको टाइम कम मिला यार, 16 महीने की हुकूमत थी, उसमें क्या करते हैं? तो मैं आपको देखें, बुनियाद अगर आप ठीक नहीं करेंगे, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कमजोर ग्रिप, एक डेवलपर जो होता है ना, एक डेवलपर की बात है, ये जो जमीन का काम करता है वो डेवलपर होता है जी, वो फोर्स तो नहीं है, उसको इसी शहर में रहना है, इसी शहर में काम करना है, उसके अच्छे खासे होते हैं। देखें ताल्लुकात हर वक्त, इसलिए उसने हर को खुश किया हुआ होता है, हर वक्त किसी के ठीक नहीं रह सकते, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ठीक कर दें, अपना रेवेन्यू की जो इंतजाम है उसको ठीक कर दें। इस मसले पे बात करेंगे तो पूरी रात बीत जाएगी ना। देखिए जी, पुलिस आपकी सुई हो नहीं सकती, ये तो भूल जाए आप। बात यह है कि आपके वो लोग जो कि कमीशन लेके बहुत सारी चीजें करवाते हैं, वो खत्म नहीं सकता, जराइम खत्म हो नहीं सकते। लेकिन बात वही होती है कि क्या कभी आप लोगों ने, खासतौर पर काशिफ साहब से गए, आपने गवर्नमेंट से कभी मुतालबा किया कि हमारी जमीनी पर जो कब्जा होता है, जो आपकी जो पार्टी लेती है, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं कि स्टेट एजेंट जो ओवरसीज ने उन्हें अपना क्या कहते हैं इजाजत दी हुई होती है कि वो उनको निगरानी करेंगे उनके अपने प्लॉट्स की, ठीक है। तो आप लोग की, आप कहते हैं कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि चेयरमैन है आप रियल्टी एसोसिएशन की, तो कितनी पावरफुल है कि अगर किसी की, आपके ही किसी बंदे की जमीन कब्जा हो जाता है, रेजिडेंशियल की बात करूं, बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूं, तो बात ये होती है आप लोग कैसे आवाज उठाते हैं, आपके अंदर ताकत कितनी है? देखिए किसी भी मुल्क का, और आपके अपने ही मेम्बरान इसमें मुलविस होते हैं। अच्छा बिलाल भाई, देखिए किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, एक खास किस्म के राइट्स देता है किसी इंडिविजुअल को जी, और इसीलिए कवानीन बनाए जाते हैं कि कवानीन के तहत वो इंडिविजुअल कोर्टों से रुजू करे। हम पिछले कई सालों से बारहा इस चीज को हम कोशिश कर रहे हैं नेगोशिएट करने के लोगों के साथ, यानी गवर्नमेंट के साथ, काबरीन के साथ, कि रियल एस्टेट की कोर्ट्स अलहदा बनाई जाए। मसला कहाँ है? कंज्यूमर कोर्ट्स तो बनी हुई ना सर, कंज्यूमर कोर्ट्स बनी हुई ना, कंज्यूमर कोर्ट्स रियल एस्टेट को अलहदा से उसमें ट्रीट नहीं किया जाता, ठीक है। हम ये कहते हैं कि रियल एस्टेट के हवाले से न सिर्फ अलहदा से कवानीन बनाए जाए, बल्कि वहाँ जो हमारे मजिस्ट्रेट और जजेस बैठेंगे उनको इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी मेजर वजह यह है कि आप कैमरे पे बताएं कि एक आम आदमी को बताएं कैमरे पे कि अगर
उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करना चाहिए उनको? तो देखिए, अभी भी कोर्ट्स हैं और कोर्ट्स में इसको जाकर रुजू करना चाहिए, लेकिन हम 12 इस बात को कह रहे हैं कि इसकी स्पेशलाइज कोर्ट्स बनाई जाए। उसकी वजह ये कि नस्ल दर नस्ल एक केस के पीछे नहीं चला जाता। अगर इंसाफ की फराहमी आप आसान बनाएंगे तो इस किस्म के जराइम आपके खुद ब खुद कम होते जाएंगे। दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहां जराइम ना होते हो। हम पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम या कराची को मुर्द इल्जाम, मैं तो खुद भी नहीं कहता, मैंने कहा दुनिया में क्राइम है। हमें कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए कहीं ना कहीं। लास्ट टाइम मेरे पास साउथ अफ्रीका से बात कर रहे हैं, सईद कुरैशी साहब हनीफिया रेस्टोरेंट वाले, वो साउथ अफ्रीका में भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान से 100 गुना ज्यादा जराइम साउथ अफ्रीका में, और वहाँ की पुलिस जो है वो हमारी पुलिस से भी ज़्यादा ख़राब है। तो कहने का मतलब हम तो उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन मेरा भी ये कहना, अक्सर जो मैंने देखा ओवरसीज़ में, हमारे अपने रिलेटिव भी हैं, आपके भी होंगे, सबके होंगे, तो कहने का मकसद ये है कि उनको खौफ होता है कि अगर हम अभी प्लॉट खरीद के छोड़ के जाएंगे इस पर कब्जा हो जाएगा। नहीं, देखिए, इसमें फिर वही परसेप्शन एक बहुत बुरा है यहाँ का। यहाँ पे जैसे एक परसेप्शन कायम है, इवन कराची से बाहर जो लोग रहते हैं वो कराची आते हुए घबराया करते थे एक ज़माने में, बल्कि शायद आज भी घबराते हैं कि शायद कराची पहुंचेंगे उनको उनका गोली मुंतजर होगी कि किसी वक्त यहाँ आए उनको लग जाए। तो परसेप्शन जो है बहुत खतरनाक किस्म के बिल्ट हुए हैं यहाँ पे, जिसको हमें सही करने की ज़रूरत है। हाँ, ऐसे वाक़यात हैं बिल्कुल, लेकिन उनकी अगर तादाद देखी जाए तो एक्चुअल में वो तादाद कम है। अदरवाइज कराची इतना फैल के आबाद ना हुआ होता लीगली। तो आज जो फैक्चुअल पोजीशन है वो कुछ और कहती है। जहां पे हमारे लूप होल्स हैं उनको दूर करने की जरूरत है। उस पर 12 काम की बात की जाती रही, मीडिया पे भी इसकी बात होती रही है, मुख्तलिफ एसोसिएशन भी इसकी बात उठाती रही है। ऑर्गेनाइजेशन को तो मजबूत तो करें ना, इसलिए कि हर इलाके के अंदर जैसे कि ताजिर बैठे हुए हैं, हर जो रोड की एक एसोसिएशन बनी हुई है कराची के अंदर, हर रोड की एक एसोसिएशन है, और जिनका काम सिर्फ ये होता है कि व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे तस्वीरें लगाना। ठीक है जी, उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि स्टेट जजेस में भी मुख्तलिफ हर इलाके की अलग अलग एसोसिएशन बनी हुई है, तो क्या उसकी वर्थ है? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव उसको कंट्रोल लेने के लिए आपको बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम करना पड़ता है जैसे एक मुल्क की सतह पे काम होता है। मिसाल के तौर पे कराची में कई एक एमएनएस, कई एक एमपीएस होंगे जिनकी एक जुरिसडिक्शन है। तो इसी तरह से हमने जुरिसडिक्शन में डिवाइड किया है तमाम लोगों को। जैसे गुलशन है तो गुलशन की एक एसोसिएशन है। 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ जी, 7 डिस्ट्रिक्ट में कितने आपके अपने वो? हमारी कोई 20 एसोसिएशन है जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही है, जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है। और अगर इसमें किसी की कंप्लेन आती है तो बाकायदा हमारे लोग हैं जो कि इसको डील करते हैं। और अगर मिसाल के तौर पर इन 20 एसोसिएशन में मामला तय नहीं हो रहा तो इनकी एक मदर एसोसिएशन है, ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, वहां पे केस लाया जाता है। वहां पे हम चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, हम फैसिलिटेट करते हैं अपनी आवाम को भी और अपने रियल्टर्स को भी। हम इनको फैसिलिटेट करते हैं कि आप कहीं ना कहीं कंक्लूड करके बेहतर माहौल में पहुंचे। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं दोबारा मैं इसे बिला छोटी सी बात करूं, थोड़ा सा आपके प्रोग्राम का थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं। पाकिस्तान रियल्टर्स काउंसिल के नाम से एक मुसविदा हम काफी अरसे से बार बार पेश कर रहे हैं। कहाँ पेश कर रहे हैं? ये हम फेडरल गवर्नमेंट को पेश कर चुके हैं, जिसमें फाइनेंस को भी पेश कर चुके हैं, अभी IFIC को भी पेश किया गया। मुख्तलिफ जगहों पे हम इसकी बात करते हैं। DNFVP के जब मामला आता है, FATF का मामला आता है, हमने ये सारी चीजें पेश की। बेसिकली है क्या, ये हम चाहते हैं लाइसेंस का इजरा किया जाए मुल्क में जितने रियल एस्टेट एजेंट तो बिल्कुल सही बात। अभी तो हमें ये नहीं पता कि मुल्क में असल तादाद कितनी है रियल एस्टेट एजेंट्स को। हम कहते हैं इनके ऊपर टैक्स लागू। मेरा ख्याल है कि ये तो प्राइवेटली भी कारोबार भी हो रहा है, सिर्फ टेलीफोन पे भी कारोबार हो रहा था। अच्छा, इसी वजह से ये फ्रॉड्स आते हैं, इसी वजह से मुश्किलात आती हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, मैं कभी भी अपने सालों की बर्बाद नहीं कर। आज आपने आवाज उठाई, हम आपकी तवज्जो से आवाज उठाते रहेंगे और ये अच्छा सर, चूंकि आखिरी में बता दीजिए कि आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे अबाउट योर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स? आवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान है, इंशाअल्लाह ताला फिर ये तो नहीं अबाउट योर आबाद के हवाले से कि जो उनके अमूमन बिल्डर्स वगैरह के मसाइल फंसे हुए। हाँ, देखें, बिल्कुल ये बड़ा क्लियर मैसेज मैं हमेशा देता हूँ। ये बताएं आप चेयरमैन, कि किसी को भी अगर हमारे मेंबर के हवाले से कोई कंप्लेन है, मेरे पास पूरा कंप्लेन सेल है आबाद में, 80% कंप्लेन हम रिजॉल्व कर देते हैं। 20% कंप्लेन कुछ ऐसी होती हैं कि थोड़ा टाइम टेकिंग लेती हैं या कोर्ट चले जाते हैं। जब कोर्ट जाते हैं वहां जाके हमको होल्ड होना पड़ता है। जी बिल्कुल। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी जो आबाद की रिवायत है, और यहाँ मेरे एज ए चेयरमैनशिप आने के बाद मैंने पहला जो स्पीच की थी उसमें कहा था कि ये जो मीटिंग्स जो कंप्लेन कमेटी की है उसको डबल कर दें, ताकि इनकी तादाद जो हल होने वाली तादाद है वो भी दुगनी हो जाएगी। तो कोई भी अगर हमारे मेंबर के हवाले से इशू है वो आए, चेयरमैन आबाद को, सेक्रेटरी आबाद को वो एप्लीकेशन दे, इंशाल्लाह ताला उसको रिजॉल्व करेंगे। मतलब संजीदगी से आप उसको हम तो हमेशा से संजीदगी से इसलिए बात करते हैं कि हमको अल्लाह को जवाब देना है, बाकी किसको। जी शाजी साहब, आप कुछ बताएंगे कि ताजिरों को क्या करना चाहिए जो मुल्क की मईशत में
जो भी एक लाइन पे आके कि मुल्क की मईशत जो है वो मजीद बेहतर हो। इसलिए कि मैं आपको बता दूं कि जो एसएमईज है ना, ये एसएमईज ज़्यादातर मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, सबसे ज़्यादा एसएमईज जो हैं वो हैं। तो आप क्या ऐसा अपने ताजिरों को पैगाम देना चाहेंगे कि फिक्स टैक्स के हवाले से भी और दीगर अमूर के हवाले से भी कि आप जो एक एज ए लीडर आप भाषण देना चाहें? भाषण का वक्त चला गया। पहली बात तो मैं हमारी आवाम को, ताजिरों को कुछ भी नहीं कहूँगा। हमने तो अब तक बहुत कुछ डिलीवर कर दिया। को ताजिरों को कुछ भी नहीं कहूँगा। अकाबरीन को कहूँगा जो खासतौर पर फॉर्म 47 वालों को बनाने वालों को, फॉर्म 47 प्रोड्यूस करने वालों को, लिखने वालों को कहूँगा कि खुदारा मुल्क पर अपने आप पे भी रहम कर लें। बहुत हो चुका है अब हमारे जो है ना। मजे की बात ये है कि ये खुद भी खड़े हो चुके हैं टीएलपी से, तालिबा तहरीक लबैक पाकिस्तान से, ये एमएनए की सीट के लिए आप खड़े हुए थे। वो चले, वो पास्ट इज गॉन, उसको छोड़े। उनको ये कहूँगा कि अपने मामला जो है ना बेहतर कर लें। इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि आप हमारे दरमियान बैठ भी सकें और हमसे बात भी कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, ताजिरों को ये भी बताता चलूँ, जो ताजिर दोस्त स्कीम के तहत कुछ लोग हमें पता चला है कि मार्केटों में आके आपसे एनआईसी और आपके कार्ड ले रहे हैं और 100 रुपये मांग रहे हैं कि हम आपको रजिस्टर कर रहे हैं। ये सब फेक है। RTO 1, RTO 2 में आपके अपने ताजिर दोस्त स्कीम का दफातर मौजूद हैं। वहाँ से जैसे कोई आता है इनको बोलें ठीक है, हम RTO 1 और RTO 2 जो भी आपको लगता है, हम वहाँ अपने दफ्तर में सुबह आएंगे और वहीं से बैठ के अपना जो रजिस्ट्रेशन है हम कराएंगे। बिल्कुल, आप अपने ऑफिस में आएँ, आपका अपना दफ्तर है, वहाँ आके अपने रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़रूर करें। देखिए, मुल्क वो चलेगा जहाँ पे डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होगी। साहब, आप 2 जुमलों में आवाम को पैगाम दे दें कि रियल्टर से जो उनके अपने मफादात वाबस्ता हैं उनके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, इस वक्त के जो हालात हैं, इस वक्त के जो हालात हैं, हमें बात आवाम से नहीं बल्कि अकाबरीन से ही करनी चाहिए। चलिए जी, आप इस वक्त हमारे नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त जो सिचुएशन हमारी आ गई, हम बिल्कुल सर्वाइवल की अपनी जंग पे आके खड़े हो गए। और हमारे पास अगर आपने टेबल टॉक के रास्ते ना रखे, अगर डिस्कशन के रास्ते ना रखे, यही सड़कें होंगी, यही हमारे लोग होंगे। मैं आपको एक अच्छा, मसले की बात है कि हम सड़कों पे जब आते हैं तो मसाइल हल हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल महदूद अंदाजे के मुताबिक बात कर रहा हूं। पूरे पाकिस्तान में 50 लाख से ज्यादा रियल एस्टेट एजेंट है। बिल्कुल, इससे ज्यादा ही दुआ करें कि बाहर ना निकले। ये 50 लाख घराने हैं। अगर मैं 6 अफराद एक घराने के गिनूं तो ये 3 करोड़ लोग बनते हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी लोगों की। और याद रखिए, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो अपने लिए आज का भी खुद कमाते हैं और अपने जानने वाले, अपने अकरबा, सबके लिए खुद कमा रहे होते हैं। गवर्नमेंट से हम सब्सिडी नहीं मांगते, तो खुदारा हमें जीने दीजिए और जीने दीजिए और हमारी बातों को सुने, हमारी पॉलिसीज पे जो है वो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें जो आप कह रहे हैं आपके घर में। हमारे लिए डिस्कशन के रास्ते बंद ना करें। चले जी, थैंक यू सर, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए और आपकी जो भी डिस्कशन थी। नासिर, बात ये है कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। एक वक्त की कमी होती है, उसमें जितनी डिस्कशन हो सकती है हम करते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हर हफ्ते इस डिस्कशन का जो है एक ताना बाना जो है पिछले हफ्ते से जुड़ा रहे। और पिछले हफ्ते भी हमने हाउसिंग प्रोजेक्ट पे, इंडस्ट्री पे, सेक्टर पे हमने गुफ्तगू की थी और साबिक चेयरमैन फैयाज इलाही साहब थे। आज आसिफ समसम साहब आ गए, हमारी जो उन्होंने बातें की, यकीनी तौर पे हमें भी एज ए बीइंग अवाम भी हमें भी कुछ फ़राइज़ हैं कि हम हर चीज़ को जो है दूसरों पर डालने की बजाय कुछ अपने सर पे भी अपनी भी जिम्मेदारियां लें और उसको हल करने की कोशिश करें। फिलहाल इसमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी।